गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उनके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट if anything is in motion will remain in motion, and if anything is in rest will remain in rest, and if anything is going in particular direction it will go in that particular direction unless an external force is applied on it. अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो किस में रहेगी? रेस्ट में। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो किस में रहेगी? मोशन में। अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगी? मूव करेगी, जब तक कि उस पर क्या ना लगे एक एक्सटर्नल फोर्स। करती ही रहेगी जब तक कि उस पर क्या ना लगे एक एक्सटर्नल फोर्स। जैसे ये मेरे हाथ में एक बॉक्स है, ये रखा हुआ है, ये लाइफ टाइम रेस्ट में ही रखा रहेगा। अगर मैं 100 साल बाद भी इसको यहाँ पे रेस्ट में आऊं, यहाँ पे रख के 100 साल बाद लौट कर आऊं सपोज, तो 100 साल बाद भी ये मेरे को किस में मिलेगा? रेस्ट में मिलेगा। 200 साल बाद आऊं तो भी किस में मिलेगा? रेस्ट में मिलेगा। ओके, अगर ये हमारी अर्थ जो करोड़ों सालों से अर्थ के सन के चारों तरफ घूम रही है, क्या कल से घूम रही है? परसों से घूम रही है? कल घूमना बंद हो जाएगी या परसों घूमना बंद हो जाएगी? नहीं, ये हमेशा से घूम रही है और आगे घूमती भी रहेगी क्योंकि मोशन में है। अगर मैं अपनी जेब में से एक बंदूक निकाल के निशाना लगाऊं तो रास्ते में क्या बुलेट कारतूस अपना डायरेक्शन चेंज खुद कर लेगा? नहीं, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक कि उस पर क्या ना लगे एक एक्सटर्नल फोर्स। यही लॉ था फर्स्ट लॉ विच वॉज गिवन बाय द न्यूटन। बेसिकली इट वॉज नॉट गिवन बाय द न्यूटन, बेसिकली इट वॉज गिवन बाय द अ फेमस साइंटिस्ट that was Galileo Galilei, who was the famous scientist of Italy. He gave the law of inertia. According the law of inertia, if anything is in rest will remain in rest, if anything is in motion will remain in motion. Newton modified this law and add one line, and what is that one line? Unless an external force is applied on it. इस लॉ को बेसिकली गैलीलियो गैलीली ने दिया था। What was that? कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो किस में रहेगी? रेस्ट में। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो किस में रहेगी? मोशन में। जब तक कि उस पे ये लाइन किसने जोड़ी? जब तक कि उस पे क्या ना लगे एक्सटर्नल फोर्स। ये लाइन जोड़ी न्यूटन ने। इससे पहले की जितनी भी लाइन है वो सारी की सारी लाइन किसने दी थी? गैलीलियो गैलीली ने। दिस वॉज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ come to the second law. Second law states that the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum will be directly proportional to the applied force. What is the meaning of it? इसको समझने से पहले you have to understand one word, that is what? Momentum. जब तक आप मोमेंटम को नहीं समझ लेंगे पूरी फिजिक्स आपके लिए बेकार है। इसलिए 9th में इसको समझाया जाता है। समझिए इसको। व्हाट इज मोमेंटम? बेसिकली आपको डेफिनेशन पता होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। दैट्स ओके, you will take marks on this definition, but practically this is not momentum. Actually this is not momentum. We define momentum by this definition. The product of mass and velocity is called momentum, but this is not the
एक्चुअल मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम? लिसन केयरफुली. एक सामने से स्कूटर आ रहा है और इधर सामने से ट्रेन आ रही है. फिर से सुने, इधर से स्कूटर आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रही है और दोनों की स्पीड सेम है. दोनों की स्पीड कैसी है? सेम. तो आप किसके सामने खड़े होना पसंद करेंगे, स्कूटर के या ट्रेन के? चॉइस इज योर्स. और चॉइस इन दोनों में से एक के सामने खड़े होने की है. यस यस. किसके सामने खड़े होंगे? ट्रेन के, ट्रेन के या स्कूटर के? दोनों की स्पीड सेम है. यस, आप खड़े होंगे किसके सामने? स्कूटर के. व्हाई? क्यों? क्योंकि स्कूटर के सामने खड़े होने पर आपको चोट कम लगेगी और ट्रेन के सामने खड़े होने पर चोट आपको ज्यादा लगेगी. इसी को फिजिक्स में बोला जाता है मोमेंटम. जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट मोशन में हो और मोशन में जब वो किसी बॉडी से टकराए, टकराने पर उसको कितनी चोट पहुंचाएगा, इट इज डिफाइंड बाय मोमेंटम. इट इज डिफाइंड बाय मोमेंटम कि टकराने पर उसको कितनी चोट पहुंचाएगा. ओके. अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा. मोमेंटम को डिनोट करते हैं P से. किससे? P से. और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M के. M इज व्हाट? मास. जैसे ट्रेन से टकराने पर चोट ज्यादा लगेगी ना, क्योंकि उसके अंदर क्या ज्यादा है? मास. तो जिसके अंदर जितना ज्यादा मास, उसके अंदर उतना ज्यादा क्या? मोमेंटम. और जिसके अंदर जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उसके अंदर उतना ज्यादा मोमेंटम होगा. तो मोमेंटम दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. दोनों को मैंने ऐड किया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आया? M इंटू B. बट दिस इज नॉट द इक्वेशन. इक्वेशन के लिए बीच में किसका साइन होना चाहिए? इक्वल टू का, नॉट प्रोपोर्शनल का. तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया और साथ में कांस्टेंट लगाया राइट हैंड साइड पर MB की तरफ. और उस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने कितनी मान ली? 1 मानी नहीं, निकाली. ये कैसे निकाली जाती है ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा किसी दिन. ओके. तो फाइनल फॉर्मूला क्या बना? P इक्वल टू MB. और यहीं से उसकी डेफिनेशन बना दी ताकि हम बोल पाए. क्या डेफिनेशन बनाई? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. The product of mass and velocity is called momentum. But actually what is momentum? कि जब कोई बॉडी मोशन में हो, टकराने पर कितना चोट पहुंचाएगी, कितना हार्म पहुंचाएगी, that is defined by what? That is defined by momentum. Okay. Now come to the second law. What is second law? The rate of change of momentum. किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होगा, रेट का मतलब है टाइम से डिवाइड कर देना. फिजिक्स में जब भी आप रेट वर्ड सुनो तो याद रखना हमेशा किससे डिवाइड कर देना है? टाइम से. जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर. पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम. तो डिफाइन कैसे करते हैं? द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क. तो रेट का मतलब होता है फिजिक्स में कि डिवाइड कर देना किससे? टाइम से. तो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? चेंज ऑफ मोमेंटम है, सपोज ये मेरे हाथ में रखा हुआ है, अभी इसका मोमेंटम कितना है? 0. क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. भले इसमें चाहे इतना मास हो, v की वैल्यू तो 0 है, तो p की वैल्यू क्या आएगी? m इंटू v. v कितना है? 0. तो p कितना आएगा? 0. अभी इसका मोमेंटम 0 है. अच्छे से सुनना, व्हाट एक्चुअली द सेकंड लॉ इज. अब वो बोलता है कि मैंने इस पे पीछे से फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई. वेलोसिटी बढ़ गई तो क्या बढ़ गया? मोमेंटम. क्योंकि v वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ी, अभी तो 0 थी, पीछे से फोर्स लगाया तो वेलोसिटी मोशन में आया तो मोमेंटम बढ़ गया. तो वो यही बोल रहा है, ये जो मोमेंटम में चेंज हुआ, अभी मान लो मोमेंटम 0 है और जैसे ही मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा मोमेंटम हो गया 100. और ये फोर्स मैंने 5 सेकंड के लिए लगाया. कितने सेकंड के लिए लगाया? 5 सेकंड के लिए. तो टाइम याद रखिएगा 5 सेकंड. चेंज कितना हुआ? पहले कितना था? 0.
फोर्स लगाने पर मोमेंटम कितना हो गया वेलोसिटी के आने पर 100। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0। और रेट कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम कितना है, मैंने कितने टाइम तक फोर्स लगाया है, 5 सेकेंड तक। तो 100 माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम, v माइनस u डिवाइड बाय t। यस और नो, v माइनस u डिवाइड बाय t। u इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी, v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी। m दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया है। ओके, तो m ब्रैकेट में b माइनस u डिवाइड बाय t। ये जो चेंज है, ये रेट, जो रेट चेंज होने की जो रेट है, ये उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा मैं क्या लगाऊंगा, फोर्स। इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो। देखो, मैं एक मोटरसाइकिल चला रहा हूं, बाइक चला रहा हूं। ओके, आई एम राइडिंग अ बाइक। अब मैं बाइक चला रहा हूं, सामने से अचानक एक बच्चा आ गया। मैं मोशन में हूं, मोशन में मतलब मेरे अंदर मोमेंटम है, मेरे अंदर मास भी है बाइक के साथ, और मैं वेलोसिटी में भी हूं। मेरे अंदर एक मोमेंटम है क्योंकि मैं मोशन में हूं। सामने एक बच्चा आ गया। अब मुझे अपनी गाड़ी को रोकना है। अपने गाड़ी को रोकना है मतलब अपनी वेलोसिटी को क्या करना है, 0। मतलब अपने मोमेंटम को क्या करना है, खत्म, बिल्कुल 0 करना है। तो मोमेंटम को 0 करने के लिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर टाइम आ गया। कैसे, अगर मैं आराम से ब्रेक मारूंगा तो मोमेंटम, वेलोसिटी धीरे धीरे 0 होगी, मोमेंटम धीरे धीरे 0 होगा और बच्चे की चोट लग जाएगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट कि ब्रेक इमीडिएटली लगे। तो मुझे फोर्स, जो ब्रेक है, वो बहुत ज्यादा ताकत के साथ दबाने पड़ेंगे या नहीं। यस, दिस इज सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कि मोमेंटम में आप जितना जल्दी चेंज करना चाहते हैं अगर, तो उतना ही ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। फिर से सुने, अगर मैं बाइक चला रहा हूं, सामने से एक बच्चा आ गया, मेरे अंदर मोमेंटम है और मुझे तुरंत गाड़ी रोकनी है, मुझे टाइम, रेट, तुरंत गाड़ी रोकनी है, तो मुझे फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, ज्यादा, बहुत जल्दी ब्रेक दबाने पड़ेंगे, एफ बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिस इज सेकंड लॉ। यस और नो? ओके, एक और एग्जांपल सुनो। आपने नाम सुना होगा या आपने अक्सर खेल देखा होगा कि कई सारे ईंटों को रख लेते हैं, ब्रिक्स को, और उनको तोड़ देते हैं झटके से। कैसे तोड़ देते हैं, सुनिए ध्यान से। वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा फोर्स तभी लगता है जब टाइम हम कम लें, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड लॉ इज व्हाट, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m b माइनस u डिवाइड बाय t। अगर t ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, और t कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर टाइम ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा, फोर्स कम होगा, और टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। जैसे अब मुझे ईंटों को तोड़ना है तो मैं उस पर हाथ रख के और दबाता हूं। अगर ऐसे दबाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा ईंटों पे, ईंट नहीं टूटेंगी। तो मैं क्या करता हूं, जैसे चाइना के लोग करते हैं। चाइना में प्रैक्टिस होती है ची, आप सर्च करिएगा गूगल पे, ची, CHI, ची। ब्रूस ली का नाम तो सुना होगा। ब्रूस ली क्या करता था, ब्रूस ली एक पंच मारता था। वो पंच पीछे से नहीं लाता था, वो यहीं से और ऐसे पंच मारता था, और उस पंच की वजह से आदमी 5 इंच दूर चला जाता था। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स अप्लाई करता था। यही न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करता था। क्या न्यूटन का सेकंड लॉ, कि अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स लगाने की जो टाइम होगा अगर वो कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। फिर से इसकी गहराई समझें। फोर्स लगाने का जो टाइम है वो का अगर कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये देखो, एक तो मैं फोर्स ऐसे लेके आया तो टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स कम हो गया,
और मैंने यहीं से बहुत कम टाइम लिए, टी की वैल्यू बहुत कम रखते हुए फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ऐसे ही वो जब ईंटों को तोड़ते हैं लाइक दिस, तो यहीं से एकदम टाइम बहुत कम लेते हैं और फोर्स बहुत ज्यादा लग जाता है। दिस इज ऑल अबाउट सेकंड लॉ। इसके ढेरों एप्लीकेशंस हैं, ढेरों। जैसे आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारे, आपके गाल पे क्या मारे, कोई थप्पड़ मारे, समझिए इसको। तो ये सेकंड लॉ न्यूटन एक्चुअली नेचर के लॉ है। ये सारे लॉ एक्चुअली इन साइंटिस्टों ने डिस्कवर किए हैं, तो नेचर के लॉ, आपके अंदर नेचर ही तो है। तो देखो, जब आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो आपका गाल खुद पे खुद क्या हो जाता है, पीछे। क्यों हो जाता है पीछे? क्योंकि सेकंड लॉ को जानते हैं आप, खुद जानते थे, अभी नहीं, बचपन से जानते हो। कैसे पूछो? जब कोई थप्पड़ मारेगा तो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, आप उस फोर्स जो अप्लाई कर रहा है ना, उसके टाइम को बढ़ा देते हो पीछे करके। कैसे? जब जैसे आपके गाल पे उसका हाथ लगा तो आपने गाल पीछे किया, तो उसने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी टाइम बढ़ गया ना अप्लाई करने का, तो टाइम बढ़ गया। तो सेकंड लॉ क्या है? टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, इसलिए आपको कम चोट लगती है। अगर आप अपने गाल को ऐसे ही रखेंगे और कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारे तो फोर्स तुरंत अप्लाई हो जाएगा, टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं करते ना नेचुरली, आप खुद पे खुद अपने गाल को किधर कर लेते? आप नहीं, आपका नेचर, आपके अंदर ही ये नेचर है कि आपके गाल खुद पे खुद किधर हो जाते हैं, पीछे, ताकि जो अप्लाइड फोर्स है उसका टाइम ज्यादा हो जाए। टाइम ज्यादा हो गया, टी ज्यादा हो गया तो एफ कम हो जाएगा, इसलिए कम चोट लगेगी गाल पर। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फिनोमेना which depend upon the second law. I hope you will understand. Now comes to the third law. What is third law? देखो बच्चों, थर्ड लॉ तो एक ऐसा लॉ है जिसमें पूरी दुनिया चल रही है। आप में एवरीथिंग, आप कहोगे ये बल्ब, सर ये बल्ब, हाँ बल्ब भी इस थर्ड लॉ पे चल रहा है। न्यूटन की जो मैकेनिक्स है ना, ये मैकेनिक्स हर जगह अप्लाई होती है। मैकेनिक्स में भी अप्लाई होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अप्लाई होती है, इलेक्ट्रिकल में भी अप्लाई होती है। अगर दो करंट में वायर फ्लो कर रहे हैं ना, दो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर ये वायर इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये वायर भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को समझते हैं। व्हाट एक्चुअली द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? न्यूटन का थर्ड लॉ ये है कि there is a reaction of every action. हर एक्शन का रिएक्शन होता है और इक्वल अमाउंट में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे मैंने फोर्स लगाया, अगर ये मैं फोर्स लगाऊंगा ना, ये फोर्स अगर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया दीवार पे, तो ये दीवार मेरे हाथ पे भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगी? 5 न्यूटन का। मैं दीवार पे अगर इधर फोर्स लगा रहा हूं तो ये दीवार मेरे पंच पर, मेरे मुक्के पर किधर फोर्स लगाएगी? इधर 180 डिग्री पर। दिस इज थर्ड लॉ। अगर मैं जमीन, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से मेरे हाथ पे इस वजह से रखा हुआ है कि जितना फोर्स ये मेरे हाथ पे लगा रहा है ना, उतना ही मेरा हाथ इस पे फोर्स लगा रहा है, किधर? ऊपर। और ये किधर लगा रहा है? नीचे। सपोज अगर ये मेरे हाथ पे ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगा दे तो ये मेरे हाथ पे रहेगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। और अगर ये मेरे हाथ पे नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लगा दे तो ये मेरे हाथ में छेद करता हुआ किधर चला जाएगा? नीचे। या मेरे हाथ को किधर दबा देगा? नीचे। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। इफ वन बॉडी अप्लाई a force on the second body, then that second body will also apply the force on the first body in equal amount but in opposite direction. This is the third law. इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है बच्चों। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत है, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, यू कैन आस्क एनी डाउट रिगार्डिंग दी 3 लॉज। ओके, थैंक यू।